इसके बाद तुमको बताया था परमाणु संख्या। परमाणु संख्या या इसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होती है? एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या हमने तुमको ये बताया है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है क्या होती है? बराबर होती है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। हाँ बताओ। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। हाँ, केवल प्रोटॉनों नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो होगा ना? अगर वो परमाणु है, देखो अगर वो परमाणु है यानी उदासीन है, अगर परमाणु है तो उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उसी संख्या को हम उसका परमाणु संख्या कहेंगे और यही बराबर हो जाएगी परमाणु संख्या। यानी अगर किसी के पास मान लो 16 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 16 ही होगी। और उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 16 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी 16 ही होंगे। तो यानी 16 का अंक जो है ये इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने ही प्रोटॉन होंगे और इतना ही उसका जेड होगा, यानी परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है ना? ये तीनों गिनतियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहो, चाहे प्रोटॉनों की संख्या कहो और चाहे उसी को हम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहें। ठीक है? तो परमाणु संख्या की परिभाषा क्या बनी? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। आगे बात समझ में? ललित, ललित समझ में आया कुछ? किसी भी तत्व के परमाणु में जो जितने प्रोटॉन होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी संख्या को हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है? कुणाल, कुणाल कहाँ गया? कुणाल कहाँ गया? हाँ, बाकी कोई नहीं बोलेंगे, तू ही बोलेगा केवल। अगर किसी तत्व के पास 14 प्रोटॉन हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सिलिकॉन का है। बताओ। तुम चुप रहो। कुणाल बताओ। अगर किसी तत्व के परमाणु में 14 प्रोटॉन हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बताओ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? क्या बताया तुमको अभी हमने? तुम थे नहीं, सुन नहीं रहे थे क्या? कहीं चले गए थे क्या अभी? तो फिर क्या सुना तुमने? बताओ फिर। अगर किसी तत्व के पास 14 प्रोटॉन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ललित बताओ। 14। कौन बोला? ललित बोले। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। और उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा या परमाणु संख्या कितनी होगी? वो भी 14 ही होगी। जेड का मान भी 14 ही होगा। कुणाल कुछ समझ में आया? यस सर। जितनी संख्या प्रोटॉनों की होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की होती है, या हम यूं कहें कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और वही संख्या उसकी परमाणु संख्या होती है। आई बात समझ में? अब फिर से बताना जरा, कुणाल केवल तुम ही बताना। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो 20 है तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? बताओ। 20। 20। इसमें 20 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सर वो भी 20 होंगे। वो भी 20 होंगे। अब समझ में आ गया?
यस सर। तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, एक ही संख्या होती है तीनों। ये बात समझ में आ गई? यस किसको सर। अभी समझ में नहीं आई? अब्दुल्ला, समझ में आ गई? यस सर। अब उसके बाद आता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, या इसको परमाणु भार भी कहते हैं कहीं कहीं किताबों में, परमाणु भार। ठीक, ये क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के जोड़ को हम कहते हैं उसका परमाणु द्रव्यमान। अगर किसी तत्व के पास प्रोटॉनों की संख्या 14 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 10 है तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? क्या करेंगे? इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी P प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। P प्लस एन का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 14 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है 10। 14 में 10 जोड़ेंगे आ जाएगा 24। तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 24। आ गई बात समझ में? यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर जो संख्या आएगी वही संख्या क्या कहलाएगी? उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगी या परमाणु भार कहलाएगी। ठीक, तो और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए कहाँ जाते हैं? नाभिक में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? अभी तुमने पढ़ा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब परमाणु का सारा द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में। परमाणु का जो भी द्रव्यमान है, जैसे मान लो यहाँ पर इसका द्रव्यमान 24 है, तो ये 24 कहाँ पर है? सारा का सारा 24 यू परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में। नाभिक में, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ है ये, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में ही पाए जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु में जितना भी द्रव्यमान होता है वो सारा का सारा कहाँ पाया जाता है? उसके नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉनों पर कोई द्रव्यमान नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। तो ठीक है, समझ में आई? तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दोनों चीजें समझ में आई। इसकी परमाणु संख्या की परिभाषा क्या हुई? परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या हुई? किसी तत्व के नाभिक में या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, समझ में आया? जी 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 सर, जी जी जी। अच्छा देखो, अब इसको किसी तत्व के साथ में लिखा कैसे जाता है? जैसे ये क्या चीज बताओ, पढ़ चुके हो तुम? ये क्या चीज होती है? हीलियम। हीलियम का संकेत ये होता है, और हीलियम का परमाणु संख्या होती है 2। हीलियम की परमाणु संख्या होती है 2 और परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 4। परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 4। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? देखो, लिखने तो किताबों में इस तरह लिखा देखोगे, जैसे यहाँ पर लिखा होगा 2 और यहाँ पर लिखा होगा 4। ऐसे लिखा जाता है किसी तत्व के परमाणु में, ऐसे लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे लिखा जाता है ये क्या होता है? परमाणु संख्या। जो नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है? परमाणु संख्या। और जो ऊपर लिखा है ये क्या है? ये परमाणु द्रव्यमान होता है। ये चीज क्या है? परमाणु द्रव्यमान। जो ऊपर लिखा जाता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे कार्बन लिखना है तो कार्बन कैसे लिखेंगे हम? इधर 6 लिखेंगे, इधर 12 लिख देंगे। ठीक है। या कार्बन का एक और समस्थानिक होता है C6 और 14। किसी किसी किताब में ये परमाणु द्रव्यमान जो होता है इधर की तरफ भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है 2He4, ऐसे भी लिखा होता है। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऊपर लिखा होगा वो परमाणु द्रव्यमान होगा और जो नीचे लिखा होगा वो परमाणु संख्या होगी या परमाणु क्रमांक होगा। आई बात समझ में? तो अगर सवाल में तुम्हें ना भी दिया हो कि परमाणुओं की संख्या कितनी है या द्रव्यमान उसका इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, खाली इतना ही लिख दिया जाएगा तो तुमको खुद ही समझ में जाना चाहिए कि ये इसका परमाणु संख्या और ये इसका परमाणु भार है या परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, तो अपने आप खुद ही तुमको समझना पड़ेगा वहां पर। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक आरेख। चित्र बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक आरेख। इलेक्ट्रॉनिक आरेख बनाना कैसे बनाते हैं? देखो, अगर हमने कहा
कि किसी तत्व के पास प्रोटॉन कितने हैं, 12 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ कितना होगा? क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा बताओ? अगर किसी तत्व में 12 प्रोटॉन हैं और 10 न्यूट्रॉन हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसको बराबर बताओ। कीजिए, 12 होंगे न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम होनी चाहिए, ठीक? यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं दी है, ध्यान से सुनना ललित। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल में हमने तुमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बताई है। लेकिन तुम्हें यह मालूम है, तुमको हम बता चुके हैं ये चीज, कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु में, ठीक है ना? तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10। इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होंगे? 12। 10। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12। अब तुम्हारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन 12 इलेक्ट्रॉनों को कैसे बांटना है तुम्हें हर कक्षा में? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 × 8। ई विन्यास क्या होगा? देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। अब क्या बचे तुम्हारे पास? 2। पहली कक्षा में तुमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने भर गए इलेक्ट्रॉन? 10 भर गए। अब बचे कितने? 2। तो तीसरी कक्षा में आ जाएंगे 2। ये हो गए, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक? 2 8 2, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 2 8 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 2। अब इसको हम चित्र बना करके कैसे दिखाएंगे? चित्र बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम यहां पर एक छोटा सा गोला बनाएंगे और इसमें हम लिखते हो कि ये क्या होगा? नाभिक बनाएंगे हम। और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इसके भीतर लिख देंगे। तो P बराबर 12 और N बराबर 10, ये लिख दिया हमने इसके अंदर, ठीक? अब इसके बाहर तुम्हें कितनी कक्षाएं बनानी है? इसके बाहर हमको कक्षाएं बनानी है। कितनी बनाएंगे? 1 2 3 3 बनाएंगे ना? यहाँ पर कितनी कक्षाएं हुई? पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, कुल कितनी कक्षाएं बनेंगी इसमें? 3। तो पहली कक्षा हम बनाएंगे ऐसे करके डॉट लाइन से, ऐसे एक घेरा बनाएंगे। ये हो गई पहली कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 2। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ऐसे एक छोटा सा डॉट यहां बना दो, एक छोटा सा डॉट यहां बना दो। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, ठीक है? अब इसके बाद हम दूसरी कक्षा बनाएंगे। ये हो गई तुम्हारी दूसरी कक्षा, 2। ठीक? अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बनाए जाएंगे? 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं बना दो, लेकिन थोड़ा सा दूर दूर बना दो, इससे देखने में भी सुंदर लगे। थोड़ा सुंदरता का भी ख्याल रखो, तो देखने में अच्छा भी लगेगा, ठीक है? अब तीसरी कक्षा बनानी है, तो तीसरी कक्षा बना लो, ऐसे करके डॉट लाइन से घेरा बना लो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं? 2। तो एक यहां दिखा दो, एक यहां दिखा दो, मीडियम का है, ठीक? अब जिसका भी हो, इससे मतलब नहीं है। सवाल में ये तुमको नहीं बताना कि किसका है, ये सवाल में तुमको खाली संख्याएं दी जाएंगी, तुमको ये चित्र बनाना हो सकता है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? इलेक्ट्रॉनिक आरेख। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आरेख। आरेख माने होता है चित्र, और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का चित्र ये है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में होंगे, और इसके नीचे ब्रैकेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक, देखो एक चीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आरेख लिखने के बाद ब्रैकेट में उसके नीचे यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जरूरी है। आई बात समझ में? तो जैसे ये चित्र बनाया, तो इस चित्र के नीचे ब्रैकेट में हमने 2 8 2 लिखेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक आरेख बनाया जाएगा, ठीक है? समझ में आया? जी सर। अभी आगे और सवाल लगाएंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक क्या होते हैं और समभारी
समस्थानिक और समभारी। जी तो समस्थानिक का मतलब क्या है? देखो, तुमने दो चीजें पढ़ी थी अभी, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, या हम यूं कहें कि परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। ये चीजें पढ़ी थी तुमने अभी। परमाणु संख्या क्या होती है? किसी तत्व में उसमें प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उसकी परमाणु संख्या कहते हैं, और प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के जोड़ को हम उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो एक जैसे होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे हाइट, तो ऐसे तत्वों को कहते हैं एक दूसरे का समस्थानिक, यानी ऐसे तत्व, ऐसे दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को हम कहते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक 1H1, दूसरा 1H2 और तीसरा 1H3। ऐसे लिखा, हमने तुमको भी बताया था, यहां पर लिखी होती संख्या वो क्या होती है? परमाणु संख्या। ठीक। तो ये तीनों गिनती देखो एक जैसी हैं। नीचे वाली गिनती क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। तो ये तीनों की बराबर है कि नहीं? है ना? लेकिन ये वाली संख्या तीनों की बराबर नहीं है। एक में 1 है, एक में 2 है और एक में 3 है, ये अलग अलग है। ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? परमाणु द्रव्यमान। ऊपर वाली संख्या क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान। नीचे वाली संख्या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो अब देखो, ये तीनों ऐसे तत्व हो गए जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या तो एक जैसी है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है। ऐसे ही कार्बन होता है 6 और 12, और कार्बन होता है 6 और 14। 2 तरह का कार्बन पाया जाता है। यानी एक कार्बन ऐसा होता है जिसका परमाणु भार 12 होता है, दूसरा कार्बन का ऐसा तत्व होता है कार्बन जिसका परमाणु भार 14 होता है। तो यहां पर भी क्या है? ये भी, इनमें भी परमाणु भार अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों का एक जैसा है। परमाणु क्रमांक दोनों में एक जैसा है कि नहीं? तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ये भी एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक। हाइड्रोजन में यहां पर इसको क्या कहते हैं? प्रोटियम। इसका नाम है प्रोटियम, या इसी को हम सामान्य रूप से हाइड्रोजन कहते हैं। जो हम सामान्य रूप से हाइड्रोजन शब्द बोलते हैं, तो हाइड्रोजन बोलने का मतलब है 1H1। ठीक। इसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम। इसका एक दूसरा नाम क्या है? ड्यूटीरियम। जिसका परमाणु भार 2 होता है उसको कहते हैं ड्यूटीरियम, और जिसका परमाणु भार 3 होता है इसको कहते हैं हम ट्राइटियम। है तीनों हाइड्रोजन के ही रूप, लेकिन अब तीनों का परमाणु भार अलग अलग है, तो इनकी यहां पर इसको नाम अलग अलग भी दे दिए गए हैं। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो एक जैसे होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ऐसे तत्वों को ही हम समस्थानिक कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब दूसरा क्या है? समस्थानिक को हम कहते हैं आइसोटोप। समस्थानिक को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोप। समभारी आइसोबार्स। समभारी को हम कहते हैं आइसोबार्स। अब यहां पर इनके नाम में पता चल रहा है समभारी। सम मतलब समान और भारी मतलब भार। ऐसे परमाणु जिन 2 या 2 से अधिक ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हों। अभी तुमने इसमें क्या पढ़ा था? परमाणु क्रमांक समान होता है। इसमें क्या चीज समान होती है? परमाणु भार समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। समझ गई बात? ये दोनों क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पर परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु भार भिन्न होता है। यहाँ पर परमाणु भार समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न होती है। समझ गई बात?
ऐसे तत्व कहलाते हैं एक दूसरे के समभारी, एक दूसरे से समभारी कहलाते हैं। ठीक, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम जो होता है इसका परमाणु भार जो होता है वो 40 होता है, और आर्गान एक तत्व है, इसका भी परमाणु भार 40 होता है, और लेकिन इनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 18 और इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। आई बात समझ में? है जी, ऊपर कैल्शियम का होगा 20। उल्टा हो गया। हाँ, कैल्शियम का सॉरी 20 होता है, कैल्शियम का 20 और इसका 18। तो अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ लिखने के बजाय यहाँ पर 40 और 18 आर्गन ये 40। तो यहाँ पर परमाणु भार समान है, यहाँ पर परमाणु भार समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। तो जब परमाणु भार समान होगा तो हम कहेंगे इनको समभारी। ठीक है ना? तो परमाणु भार जब समान होता है तो इसको कहते हैं समभारी। ऐसे ही एक तत्व होते हैं नाइट्रोजन और कार्बन। नाइट्रोजन का भी परमाणु भार 14 होता है और कार्बन का भी 14 होता है। आपको हमने बताया था कि कार्बन भी 2 तरह का होता है, कार्बन के 2 समस्थानिक भी हैं और कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ समभारी भी होता है। तो कार्बन 12 वाला भी होता है और कार्बन 14 वाला भी होता है। तो ये 14 वाला कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों जो होते हैं समभारी होते हैं। दोनों का परमाणु क्रमांक 6 होता है, दोनों का सॉरी इसका 7 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है और इसका 6 होता है। ठीक है? तो यहाँ पर देखो परमाणु भार तो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, ये अलग अलग है। तो ये भी क्या हुए, एक दोनों के समभारी हुए। तो इसी प्रकार से और भी कई तत्व ऐसे होते हैं जिनमें परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम कहते हैं समभारी। तो समस्थानिक क्या होते हैं, जिनमें ऐसे 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। और समभारी क्या होते हैं, ऐसे तत्व 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को हम कहते हैं समभारी। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आज का पाठ इतना ही, और इसमें थ्योरी लगभग आज खत्म हो गई है। अब ये इस संबंधित कुछ सवाल आते हैं, तो ये सवाल अभी को लगाने हैं। तो सवाल इसमें कैसे कैसे आते हैं, क्योंकि सवाल इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं होते हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और एक या 2 न्यूमेरिकल इम्तिहान में तुम्हारे आएंगे जरूर। ये सवालों को बहुत ध्यान से समझना। आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद फिर अब